यार आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे ही मेरे दिमाग में आता है मुझे तीन बातें यहाँ पर याद आती हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे याद आती है कि ये हमारे पेपर का आखिरी क्वेश्चन होता है और जो भी बच्चे लास्ट से पेपर को स्टार्ट करते हैं उनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक बना रहता है पूरे पेपर में। सेकंड बात हो जाती है कि ये शेयर्स की तरह उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। यहाँ पर कैश फ्लो जो होता है उसको अपन को फॉर्मेट याद करना है, थोड़े बहुत जो एडजस्टमेंट है वो आएंगे, अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो थर्ड बात मुझे लगती है यहाँ पर दैट इज़ की जो कैश फ्लो होता है वो यार बहुत अच्छा है, बहुत स्कोरिंग है। इसके दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। लगभग आपके 8 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कैश फ्लो को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसके बेसिक्स को समझो। इसलिए आज की वन शॉट वीडियो में अपन लोग सारे बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैश फ्लो की। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने तीन वर्ड्स आ चुके हैं, एक है कैश, एक है फ्लो और एक है स्टेटमेंट। सबसे पहले कैश वर्ड का यहाँ पर मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे साथ नोट्स बनाते जाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो जो कैश वर्ड होता है इसका मतलब सिर्फ होता है पैसा, लेकिन पैसे के साथ और ऐसी चीज़ें होती है जो कि पैसा तो नहीं होती हैं पर पैसे की तरह होती हैं। तो यहाँ पर जो कैश है उसका मतलब कैश तो है लेकिन उसी के साथ साथ उसका मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पता नहीं शायद हमारी इंग्लिश खराब है इसलिए इक्विवेलेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, बट कोई बात नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पर इसमें तीन चीज़ें आती हैं। पहला तो खुद कैश आता है, तो कैश यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स में आता है जिसको हम लोग कैश इन हैंड भी बोलते हैं। एक होता है आपका कैश एट बैंक जो कि आपने पढ़ा हुआ है और थर्ड चीज़ हो जाती है दैट इज कैश नहीं, थर्ड चीज हो जाती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहां पर कैश इन हैंड हम लोग समझते हैं, बैंक समझते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके आपके पास अभी कुछ शेयर्स पड़े हैं, आप शेयर्स को अगर ट्रेडिंग करते हो तो अगर उसको बेचते हो, ट्रेड कर देते हो तो यहाँ पर 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो वो क्या हो जाता है, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो जाती हैं और ये भी कैश की इक्वल होती हैं। सेकंड मेरा जो वर्ड जाता है दैट इज फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है बहना, पानी बहता है। अब या तो पानी अंदर बहता है या तो बाहर बहता है, समझ में आ रहा है? सिमिलरली हमारा जो कैश होता है वो भी या तो अंदर आएगा या तो बाहर आएगा, या तो हमारे पास आएगा या तो हमसे दूर जाएगा। इसलिए यहां पर दो वर्ड आते हैं दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यानी कि जो पैसा होता है या तो अंदर आता है या तो बाहर जाता है। तो जब भी बाहर जा रहा है हमारे लिए नुकसान है तो यहां पर हम उसको माइनस कर देंगे, और अगर इनफ्लो हो रहा है तो हमारे लिए फायदा है तो हम उसको प्लस कर देंगे। तो यहां पर दोनों चीजों को हमको अच्छे से समझना है। देन थर्ड आता है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये यहां पर एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहां पर हम लोग कैश फ्लो कब बनाते हैं? हम लोग इसको बनाते हैं पूरे साल में जितने भी हमारे प्लस माइनस जितना भी कैश आ रहा है जा रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो जो भी ईयर एंडेड है, अगर 2023 है जो कि होने वाला है, तो यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर पूरा का पूरा ऐसे बनता है और यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग ऐसे बना रहे होते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है जो आपको समझना है कि हम लोग इसको क्यों बना रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, दो तरीके से अपने सामान को बेचते हैं। यानी कि जो सेल्स हो रही होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है कैश में और एक होती है क्रेडिट में। जब कैश में हो रही होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब क्रेडिट में हो रही होती है, तो यहां पर आपने सेल तो कर दी है, आपने अपने बुक्स में लिख दिया कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने एक एंट्री मार दी, लेकिन आपने के पास अभी भी पैसा नहीं आया है, कैश नहीं आया है। और अगर कैश नहीं आया है तो अभी तक आपने खर्चा नहीं किया है, मतलब आपके पास पैसा एक तरीके से नहीं आया है, आपका सामान चला गया, पैसा नहीं आया। ये पैसा कब आएगा? बाद में आएगा, यानी कि अभी आपके पास करंटली कैश नहीं है। तो अगर कोई भी ऑपरेशंस आपको करना है तो आपको उसको भी डिले करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन को पता तो होना चाहिए कि भाई कितना कैश अपने बिजनेस में ऑलरेडी है, नहीं है, कहां गया, कहां खर्च हो गया। इसके लिए ही हम लोग जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि भाई हमारा फ्लो कहां हो रहा है। फ्लो का मतलब क्या है कि क्या चेंज आ रहा है। यहां पर एक और चीज समझना है कि फ्लो का मतलब क्या होता है कि यहां पर चेंज इन कैश कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनफ्लो या आउटफ्लो दो चीजें होंगी। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा कैश में कितना चेंज आया।
कितना बाहर गया कितना अंदर हुआ। इसलिए आपको जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो यहां पर आपको 2 ईयर दिए होंगे, 2000 फॉर एग्जांपल 19 और 2020, 2 ईयर दिए होंगे। और यहां पर आपसे बोला जाएगा कि आपको 2019 में आपके पास था पैसा फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, और अब यहां पर 2020 में आपके पास हो गया कितना, 3 लाख रुपए। तो आपको क्या निकालना है, आपको ना ही 1 लाख रुपए निकालना है, ना ही आपको 3 लाख रुपए का कुछ सॉल्यूशन करना है, आपको यहां पर चेंज निकालना है। कैश में कितना चेंज हुआ, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कैश जो है उसमें चेंज हुआ है कितने का, 2 लाख रुपए का। अब अगर प्लस है तो प्लस कर दो, अगर ये आया है प्लस कर दो, गया है तो माइनस कर दो। बट यहां पर मेरा समझाने का मतलब क्या है कि आपको चेंज देखना है कि कैश में कितना चेंज हुआ है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस पूरी कैश फ्लो का जो हमारा वीडियो है इसको बिना स्किप करे देखें, बिकॉज यहां पर एक एक छोटी मोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जिसकी एक और चीज मेरे को याद आ गई है, दैट इज कि यहां पर सबसे पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है उसके आप डेफिनेशन अपने नोट्स पे लिखोगे, देन आप ये सारी चीजों को अच्छे से लिख लो, माइंड मैप बना लो। अब आपको जो एक और चीज लिखना है दैट इज कि बनाया किस पे जाता है, यानी कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं दैट इज AS3, ठीक है, AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज यहां पर हो जाती है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो देखो यार यहां पर बहुत सारे मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहां पर जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके थ्रू अभी हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट मेथड वैसे भी उतना यूनिवर्सल नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए यहां पर हम लोग सेकंड मेथड यूज करेंगे दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। और ये क्या होता है ये थोड़ा सा मैं जब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता क्या है। इसके अलावा अब यहां पर हम लोग जितना भी फ्लो है, चेंज इन कैश है वो देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। क्या प्रॉब्लम जाता है मैं आप लोग को बताता हूं। प्रॉब्लम ये जाता है कि भाई इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिजनेस में सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिजनेस में शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिजनेस में एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो यहां पर इतने सारे ट्रांजेक्शन का मेरे को फ्लो देखना है, चेंज इन कैश देखना, तो मैं कैसे देखूंगा। तो यहां पर इसके लिए मैं सारे जो ट्रांजेक्शन है उनको 3 कैटेगरी में यहां पे डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हमारी जो एक्टिविटी आती है, यानी कि अगर मैं लिखूं टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन अ बिजनेस, तो सबसे पहले बिजनेस करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पर पहली हो जाती है, देन सेकंड नंबर पे आती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड नंबर पे आपकी आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है जरा समझते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना है। आपने आज समझा कि भैया मेरे को बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे ऑपरेशंस कैरी आउट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको सेल और परचेस करना पड़ेगा गुड्स का। तो ऑपरेटिंग का मतलब ये है कि आप बिजनेस में कितना ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि आपके ऑपरेशंस क्या होंगे। तो सारी चीजें जो कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होती हैं वो यहां पर आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कोई भी चीज हो जो भी आपके रोज के जिसके आप सेल कर रहे हो किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल आप सेल करते हो तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, वो यहां पर आता है। आप अगर सेल कर रहे हो तो आपको उसके लिए गुड्स बनाने पड़ेंगे, और अगर आप बनाओगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मशीन्स के थ्रू करोगे तो डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा, गुडविल से रिलेटेड चीज यहां पर आएगी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज यहां पे आएंगी। साथ ही साथ आप जो टैक्स पे करोगे, क्योंकि आप सेल करोगे आपको पैसा आएगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा, टैक्स भी इस पे आएगा। इसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूं, इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी होती है दैट इज अ एक्टिविटी जहां पर आप फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा खर्च कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भैया, क्योंकि अगर आप लोग को चीजें बनानी है तो उसके लिए आपको एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, वो यहां पर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब यहां पर यार देखो, इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए। जैसा कि बोला जाता है कि भैया इंडियन स्टार्टअप में लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है, तो इन्वेस्ट कैसे करूं मैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए मुझे फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां से हम लोग पैसा रेस कर रहे होते हैं। और पैसा रेस करना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू, जैसे भी करेंगे वो सारी चीजें यहां पर लिखेंगे। तो 3 एक्टिविटीज हमको है जहां पर हमको सारी चीजों को पहले डालना पड़ेगा, अपने ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे अल्टीमेटली कि हमारा चेंज इन कैश क्या है, जैसे सर ऑब्जेक्टिव कि हमारा चेंज इन कैश क्या है, और लास्टली हम इसको खत्म कर देंगे, और यही हमारा सब कुछ होने वाला है। तो चलो जल्दी से इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं ताकि हमको सारी चीजें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब तुम्हें अपनी कॉपी में सबसे पहले सबसे ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा यहां पर हमको ऑपरेटिंग के लिए।
ऑपरेटिंग के लिए बहुत स्पेस जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस दे देना। उसके बाद फिर थोड़ा सा कम स्पेस देना इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा चीज़ें हमारी नहीं आती हैं, तो इन्वेस्टिंग के लिए हम ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग लास्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग के लिए भी हल्का सा ज़्यादा गैप देना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो वर्किंग नोट और बनेगा, तो वर्किंग नोट बनता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पर बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। देन सेकंड नंबर पे अपना हो जाता है इन्वेस्टिंग, और थर्ड नंबर पे हो जाता है अपना फाइनेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इसको याद कैसे करते हैं इसके लिए भी बताऊंगा। सेकंड चीज़ है कि हमको समझ में भी आना चाहिए कि क्यों आ रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें होना चाहिए, वरना यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहा और समझ में भी नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग फाइनेंसिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि भैया सबसे पहले पैसा ही रेस करना होता है। तो सबसे पहले आप फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर इशू कर सकते हो शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर जो है इशू कर सकते हो। दोनों यहाँ तीनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, और यहाँ पर ये जब भी आएंगी तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएंगी प्लस, क्योंकि ये हमारे लिए पैसा लेकर के आ रही हैं। तो हमको कैश के हिसाब से देखना कि कैश भी आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है, ये हमारा पर्सपेक्टिव होगा। देन सेकंड हो जाता है कि आप यार यहाँ पे लोन ले सकते हो, जैसे कि आप लोग बोलोगे तो एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम लोन यहाँ पर आ जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन, और ये भी हमारे यहाँ पे एड अप हो जाएगा। देन थर्ड चीज जो हमारी जाती है दैट इज कि एक बार यहाँ पर हम लोग इशू कर देते हैं शेयर्स को, डिबेंचर्स को, तो शेयर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं जो भी इससे रिलेटेड होंगी, ठीक है, रिलेटेड चीजें भी यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है, हर चीज यहाँ पर लोन से रिलेटेड आ जाएगी, ठीक है। अब इसी का उल्टा देखते हैं। अच्छा, अगर रिजर्व बढ़ रहा है तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये बात है प्लस ही होगा, ठीक है। रिजर्व में अगर कमी आई है, सिक्योरिटी पेमेंट इस बार कम ले लिया इस साल, तो फिर माइनस कर देंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके अलावा अगर इसका उल्टा देखें, यानी कि अगर आपने शेयर्स को इशू कर दिया है तो यहाँ पर बायबैक होता है, या फिर अगर मैं डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होता है, रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा वापस कर रहे हैं। तो अगर पैसा वापस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल आउटफ्लो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं लोन की, तो लोन को हम लोग चुका भी सकते हैं। तो अगर कोई भी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं लोन की या फिर किसी और चीज की जो भी हमने उधार पे ली थी, तो यहाँ पर वो हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात, बहुत ही ईजी हम चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर लोन को वापस कर रहे हो तो क्या आप लोग को सिर्फ जो है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो मूलधन होता है वही वापस करना पड़ता है, या फिर इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ता है? इंटरेस्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है उसकी पेमेंट जब लोग हम लोग करेंगे तो यहां पर वो चीज भी माइनस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप शेयर्स लेते हो तो शेयर्स पे आपको डिविडेंड देना पड़ता है, तो डिविडेंड पेड भी यहां पर आ जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, पर मोटी मोटी ये चीजें जाती हैं, तो यहां पर आपको इनका ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। एक बार हमारा यहां पर ये चीज हो जाती है तो हम लोग चलते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज भूल तो नहीं रहा हूं। ओके, तो लास्ट में अपना जो आंसर आ जाएगा वो चलो बाद में देखेंगे, बट यहां पर इंटरेस्ट पेड और जो डिविडेंड है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका डबल इफेक्ट होता है। ये चीज याद रखना कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है उसका डबल इफेक्ट होता है, और ये आपके इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है और ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग यानी कि फिक्स्ड एसेट को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें, इन्वेस्टमेंट कौन सी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स इसमें नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कर देते हैं सेल। तो अगर हम लोग सेल कर रहे होते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर अपन लोग अगर इन्वेस्टमेंट्स की सेल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम लोग ने जो भी इन्वेस्ट किया था पैसा उसको सेल कर दिया तो यहां पर हमारे पास पैसा आ जाएगा, पहली चीज। सेकंड चीज यहां पर क्या हो जाती है कि यहां पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो यहां पर इनटैंजिबल एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन इनटैंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स, ठीक है, गुडविल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी हम इसको जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो यस इसको प्लस करते हैं, क्योंकि डिक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग में जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और चीजें क्या करेंगे, तो जैसे कि डिविडेंड हो गया,
रेंट हो गया और इंटरेस्ट हो गया। अगर हम कोई रिसीव हो रहे हैं तो फिर हम इसको इसमें लेकर के आएंगे। पर तुम लोग का सवाल होगा भैया इस पे क्यों लेकर के आ रहे हैं? तो देखो यार, अगर तुमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे परचेज किया है, तो यहाँ पर परचेज भी लिख देते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये माइनस होगा, ये सब प्लस होंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर तुमने परचेज किया है फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स को, तो यहाँ पर तुम लोग को एक बारीकी समझना है कि अगर आप शेयर्स कभी भी किसी के खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी। और यहाँ पर इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, क्योंकि देखो यार बहुत आराम समझना कि डिविडेंड पेड लिखा है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है, रेंट रिसीव्ड लिखा है या फिर इंटरेस्ट रिसीव लिखा है, तो वो कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। अच्छा भैया रेंट कहाँ से आ गया? तो फॉर एग्जांपल आपने कोई जमीन खरीदी, लैंड खरीदा, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट, आपने उसको यूज करने के बजाय रेंट पे दे दिया, तो आपको रेंट मिल रहा है, तो रेंट भी यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिंग को भी समाप्त कर देते हैं। अब आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट मेथड से भी हो सकती है और इनडायरेक्ट मेथड से भी हो सकती है। समझना मेरी बात, डायरेक्ट मेथड से भी होती है, इनडायरेक्ट मेथड से भी होती है। बट यहां पर जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होती है उसके लिए अपन लोग सेम यूज कर रहे हैं मेथड, कोई दिक्कत नहीं। पर ये दो मेथड से हो सकती है। पर जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरी होता है? उसके लिए हमको जरूरी होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब आप कोई भी कैश फ्लो देखो, उस पर अपन को बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट दी हुई है और ट्रेडिंग एंड P&L नहीं दिया हुआ है, इसलिए पहली बात तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है वो डायरेक्टली ट्रेडिंग और P&L को कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक छोटा सा बना के बता देता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग और P&L में क्या होता था? सबसे पहले सेल्स लेते थे इस साइड पे, थोड़ा बहुत याद हो, अगर थोड़ा सा भी याद हो इसका फॉर्मेट देख लेना, याद आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अपन ओपनिंग स्टॉक, कमीशन, है ना, बहुत सारे चार्जेस लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर करते थे, जिसको हम लोग ने अभी पढ़ा था कि इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला जाता है। तो मैं एक खट्टा उसको अगर लिखता हूँ तो उसको COGS बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार ये चीज हो जाती थी तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर करते थे और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देते थे टू, फॉर एग्जांपल बहुत सारे होते थे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता था, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन होता था, टू इंश्योरेंस होता था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चली जाती थी। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या बोलता है? डायरेक्टली कॉपी कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी करते हैं, तो पहले सेल्स को कॉपी करेंगे, फिर ये सारे एक्सपेंसेस को कॉपी करेंगे, फिर लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटिंग तो मैं आराम से कर दूंगा कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही मैं डेप्रिसिएशन पे आता हूं, प्रिंटिंग भी कर दिया मैंने, इंश्योरेंस भी कॉपी कर दिया, दोनों, क्योंकि दोनों से कैश में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है कैश में? कैश कम हो रहा है। पर जो डेप्रिसिएशन है वो तो एक कैश एक्सपेंस है ही नहीं, वो एक कैश एक्सपेंस ही नहीं है, वो क्या है? वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अब यहाँ पर बोलूंगा, देखो यार मैंने तो ऐसा सुना था कि यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है चेंज इन कैश के लिए, यहाँ तो कैश नहीं है, तो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो मैं कैश एक्सपेंस को मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है और जो ट्रेडिंग एंड P&L अपना बनता है, उन दोनों के आंसर्स में बहुत फर्क आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं करते हैं। हम लोग किसको यूज करते हैं? हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड को। तो हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड में चालू ही नेट प्रॉफिट से करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टर्म यहां पर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अलग ही कहानी बना दी हमने बोला भाई हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, हम इनडायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे। अच्छा, अब यहां पर जो इनडायरेक्ट मेथड है वहां पर हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस को भी यहां पर कर सकते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? जो कि डायरेक्टली आपके कैश को चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कैश को इफेक्ट नहीं कर रहा है। डेप्रिसिएशन हो रहा है, मशीन कम काम कर रही है, वो समय के साथ जो है उसका वेयर एंड टियर हो रहा है, वो खत्म होती जा रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है। बट क्या उससे आपके जेब से पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा। आपके जेब में 10 रुपए थे, 10 रुपए रहेंगे। लेकिन आपकी मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, उसके कारण आपको लॉन्ग टर्म में आपके जो है गुड्स कम हो जाएंगे, सेल्स कम हो जाएगी, आप ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं हो रहा है। उसको हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस जब भी आते हैं तो हम यहां पर उसको उल्टा करेंगे। यहां पर हम क्या कर रहे थे? एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे थे, पर नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग यहां पर प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? सो वी आर गोइंग टू ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस।
समझ में आ रहा है? बहुत ईजी चीज़ है। कैश एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे सबसे पहले आएगा डेप्रीसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस है, प्लस कर दो। देन यहाँ पर आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जिसको हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं। गुडविल जब भी रिटर्न ऑफ हो रही होगी यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें आ सकती है, यहाँ पर मैं लिस्ट देख लेता हूँ, आपको लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, मेरे पास इसका पूरा फॉर्मेट है, सब चीज़ें जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो कि अपने जब अपन लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उसके पहले लगते हैं, है ना, पहले पहले में कुछ खर्चे आते हैं, वो लगते हैं। तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से कुछ कम तो कर नहीं रहे, पर पहले लग गए थे तो हमने यहाँ पर उसको ले लिया। इसके अलावा अंडर राइटिंग एक्सपेंस यहाँ पर हो जाते हैं। ये सब आपको याद करना है, सब कुछ याद होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना जाए, लेकिन समझ में भी आना चाहिए क्यों आ रहा है। अंडर राइटिंग एक्सपेंस समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपका क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट पे दे दिया था, तो आपने दिया तो था लेकिन डिस्काउंट में दिया, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिर फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट है उसको बेचने पर लॉस हो गया। अच्छा, फिक्स्ड एसेट सेल या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा लॉस, उसका यहाँ पे आएगा। मिला लेकिन कम मिला, नॉन कैश एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? पैसा डायरेक्टली कम नहीं हुआ, पैसा तो आया है लेकिन कम आया है। कम आया है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे क्या? जैसे कि अगर लॉस हुआ है तो इसका गेन हो रहा होगा, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, उल्टा चलेगा बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमारी माइनस होती रहेंगी। ये सारी चीज़ें अपन को प्लस करना है, तो बीच में एक प्लस सिंबल मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर गेन के बाद और चीज़ क्या माइनस कर रहे होंगे, जैसे कि आपको डिविडेंड या फिर रेंट, या फिर एक और चीज़ कौन सी जाती है अपनी, डिविडेंड, रेंट, और एक हो जाता है इंटरेस्ट। अगर ये सब चीज़ें रिसीव हुई हैं तो आप लोग इस चीज़ को माइनस कर दोगे, तो डबल इफेक्ट आ गया ना यहाँ पर, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल इफेक्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो अगर यहाँ पर ये चीज़ें आपने प्लस कर दी थी तो यहाँ पर उल्टा इफेक्ट हो गया, माइनस कर दी, ठीक है। यहाँ पर आपने डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड को माइनस किया था, तो यहाँ पर वर्किंग नोट जब बनाएंगे तो वहाँ प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ें देखना है। और इसके बाद फिर हमारा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और यहाँ पर से मेरी राइटिंग खराब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे आ गया हूँ ना, इसलिए। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि सब चीज़ें हमने कर ली है, तो अब एक चीज़ बच जाती है, दैट इज हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो हैं उसका हम लोग को यहाँ पर चेंज लिखना है कि भैया क्या चेंज होगा उसमें। तो अगर यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात की जाए तो दैट इज नॉट योर नॉन कैश एक्सपेंस, वो बिल्कुल एज इट इज चलेगा। अगर बढ़ रहा है एसेट, तो यहाँ पर देखो एक बार बता देता हूँ, अगर यहाँ पर एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन करंट एसेट्स, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पर एसेट बढ़ रहा है, एसेट को खरीद रहे हो, तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो माइनस कर दूंगा। अगर इंक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटीज में, तो लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैं पैसा उठा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से पैसा शॉर्ट टर्म यहाँ पर पैसा ले रहा हूँ, क्रेडिटर से पैसा ले रहा हूँ, तो क्रेडिटर से पैसा ले रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, पैसा आ रहा है। डिक्रीज होगा इन करंट एसेट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस अगर आप बेच रहे हो करंट एसेट्स को तो यहाँ पर पैसा आ रहा है। और अगर डिक्रीज होगा करंट लाइबिलिटीज में, तो यहाँ पर आपका जो है पैसा फिर से यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सही लिखा है ना मैंने? हाँ, माइनस हो जाएगा, ठीक है, सही लिखा है मैंने, कुछ तो गलत किया है। अगर डिक्रीज हुआ है करंट एसेट में तो पैसा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी हो जाती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप क्या करो, सिर्फ दो को पढ़ के जाओ, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, बाकी दो अपने आप उल्टा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कंफ्यूज नहीं होते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहां से हम लोग एक चीज और माइनस करेंगे, दैट इज लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड को और माइनस कर देंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। तो प्लीज यहां पर ये चीज को ध्यान रखें, ये चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से बना लिया है, देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग सबका टोटलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर सब कुछ जब हो जाता है तो जाएगा कैश फ्रॉम, अगर हमें फायदा हुआ है, अगर प्लस में आंसर आया तो कैश फ्रॉम, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो कैश यूज्ड इन
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ये लाइन बना देते हो, मतलब इसके ऊपर की सारी चीज़ें आपने प्लस माइनस कर दी हैं, अब यहाँ पर आपने फाइनल अमाउंट लिखा है, अब आप इसको फिर से जो है प्लस माइनस करोगे, तो जब आपका टैक्स पेड हो जाएगा तो आप उसके बाद फिर एक लाइन मारोगे और फिर फाइनल आंसर जो है आप लोग यहाँ लिखोगे। जितना फाइनल आंसर है सब कुछ दूसरे कॉलम में जाएगा, बाकी सब फर्स्ट कॉलम में हो रहा होगा। क्लियर है बात? एक और चीज़, यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे और यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे। तो कैश यूज्ड या फिर फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी ना फाइनल आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखना, ठीक है, यहाँ से करके यहाँ पे लिखना। इसके अलावा यहाँ पर भी कैश यूज्ड या फिर फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और पूरा जो फाइनल आंसर है उसको आप लोग यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, डन। और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब आपको एक छोटी चीज़ और करनी है, तो जल्दी से उसको देख ले। तो एक बार आप लोग तीनों एक्टिविटीज़ को अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हो तो अब लास्ट में जाता है आपका नेट इंक्रीज। तो यहाँ पर देखेंगे अपन लोग नेट इंक्रीज कितना आया है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, पूरा लाइन लिख देना। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप लोग का जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इसका आंसर ऑलरेडी गिवन होगा, कैश फ्लो का आंसर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर आपको 1,00,000 रुपए लिखा है तो आपका आंसर कैसे आना चाहिए कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस 50,000 दिया है, तो ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी दी हुई है, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इसका आंसर निकालना। तो इसका आंसर कब आएगा? जब यहाँ पर 50,000 रुपए आप लोग निकाल लोगे और यहाँ पर ये पूरा का पूरा टैली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली यहाँ पर अब कैसे आंसर आएगा? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका आंसर आया, यहाँ पर आया आपका 30,000 रुपये आंसर, यहाँ पर आपका आया 10,000 रुपये का आंसर, और यहाँ पर आया आपका 10,000 का आंसर। समझ में आ रहा है? तो 30, 40, 50, 50 वहाँ पर आया, 50 को आपने 50 में ऐड किया और 1,00,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जो है इसको समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में कि ये कैसे निकलता है, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए जो कैश फ्लो का क्वेश्चन होता है वो हमारा वर्किंग नोट से स्टार्ट होता है कभी भी। तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है और वर्किंग नोट अगर नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएगा, और अगर वर्किंग नोट बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। मतलब नहीं कटने के लिए अपन को यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर डालोगे पर्टिकुलर और यहाँ पर आप लगाओगे सबसे पहले अमाउंट। अब देखो, कभी भी वर्किंग नोट स्टार्ट करोगे तो आपकी नजर सबसे पहले जाना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपकी बैलेंस शीट में गिवन रहेगा, जो कि आपको बताता है कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहां पर हम लोग जाएंगे और हम लोग लिखेंगे सरप्लस, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। और इससे आप लेस करोगे, लेस लिख देना, माइनस मत लगाना वरना वो गलत हो जाएगा। लेस सरप्लस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया है 50,000 क्लोजिंग बैलेंस और यहां पर दिया गया है 30,000 रुपए। तो पहले इससे 20,000 रुपए जो है वो निकाल लोगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड क्या करोगे? ऐड आपको इसमें करना है टिप। भाई ये टिप क्या है? टिप बरसा पानी होता है। सिमिलरली यहाँ पर याद करने के लिए मैंने टिप बना दिया है, दैट इज TIPP। तो यहाँ पर टी से जाता है आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सेकंड आता है आपका इंटरिम डिविडेंड। थर्ड आता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नेक्स्ट आता है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, सब कुछ ऐड होगा। लास्ट में दो चीजें और आ जाती हैं कभी कभी, दैट इज ऐड करोगे क्या? लॉस ऑन या फिर लॉस ड्यू टू फायर बोल दो, लॉस ड्यू टू फायर। अगर आपके गुड्स जो हैं वो जल जाते हैं तो लॉस ड्यू टू फायर में आते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस से प्लस कर दिया। ठीक है, लेस क्या करोगे? लेस करोगे आप इंश्योरेंस से जो पैसा मिला है, तो आपको पैसा मिला है इंश्योरेंस से, तो इंश्योरेंस क्लेम अगर आपका हो जाता है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स आप बोल सकते हो, तो यहां पर आप उसको लिख देते हो। अच्छा, एक और चीज आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है,
इंश्योरेंस से जो पैसा आ रहा है वो आपकी सेल से या किसी चीज़ से नहीं आ रहा, तो ये भी आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट वाला पैसा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है पैसा आ रहा था पर उसको लेस कर दिया। तो यहाँ पर उल्टा ही चलना है, ऑपरेटिंग में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, बस यहाँ पर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में सेम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आंसर निकल आएगा और यही आपका जो निकलेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक एक चीज़ जो है आज फॉर्मेट की देख ली है, सब कुछ अच्छे से समझा है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी, उसमें हम लोग जो है पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे और चीज़ों को यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स आएंगी उनको देखेंगे कि भैया अब एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, कौन से, क्या मशीनरी अकाउंट होता है, क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, हर अकाउंट को यहाँ पर हम लोग जो है बनाने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि हम भी ग्रो होते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।